अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द नेटिव इंटेलेक्चुअल एंड डीकोलोनाइजेशन। द आइडिया ऑफ नेटिव इंटेलेक्चुअल प्रपोज बाय फ्रांस फैनन। ठीक है, जो नेटिव इंटेलेक्चुअल का आइडिया था वो किसने प्रपोज किया था जी? फ्रांस फैनन ने। इन हिज आर्टिकल ऑन नेशनल कल्चर, अपने आर्टिकल ऑन नेशनल कल्चर में, इज़ अ प्राइमरली मेल फोकस्ड आर्गूमेंट। ठीक है, ये मैस्कुलाइन पे बात करता है ज़्यादातर और ये मेल फोकस्ड आर्गूमेंट पे बात करता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बेसिकली नेटिव इंटेलेक्चुअल किसे कहते हैं। सो नेटिव इंटेलेक्चुअल को फ्रांस फैनन ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि ये एक ऐसा इंसान है जो दो दुनियाओं के दरमियान होता है। अ मैन फॉल्स बिटवीन टू वर्ल्ड्स, ऐसा इंसान जो कि दो दुनियाओं के दरमियान होता है। मतलब अब इस बात का क्या मतलब है कि जिस तरह कॉलोनाइजर्स आए, उन्होंने इंडिया पर अपनी हुकूमत कायम करना शुरू कर दी। ठीक है, तो जिस इन कॉलोनाइज्ड पीपल की वजह से जो एक मैन क्रिएट होता है, मतलब उसमें हाइब्रिड कल्चर्स हैं, वो इंडिया का भी कल्चर अपनाएगा और ब्रिटिशर्स ने जो उसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा है वो भी अपनाएगा। तो ये दो दुनिया के दरमियान एक इंसान जो रहता है, इसे क्या कहते हैं जी? इंटेलेक्चुअल नेटिव। फर्स्टली, अ नेटिव इंटेलेक्चुअल इज़ नॉट क्लियर अबाउट हिज आइडेंटिटी। पहले जो नेटिव इंटेलेक्चुअल होता है वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्लियर नहीं होता है, बट ग्रेजुअली ही बिकम्स एबल टू नो हिज आइडेंटिटी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाता है। अकॉर्डिंग टू फैनन, the native will undergo 3 phases in overcoming the oppressive colonizing power। कि जो colonizers थे उनकी पावर को, उनके ऑप्रेसिवनेस को, उनको मार्जिनाइज करने के तरीक़ों को कम करने के लिए उसने 3 फेजेस के अंदर से इंसान को गुजरना पड़ता है। अब कौन कौन से फेजेस हैं जी? फर्स्ट वन इज़ एसिमिलेशन, द सेकेंड इज़ रिजेक्शन एंड द थर्ड वन इज़ रेवोल्यूशन। द फर्स्ट इज़ कंप्लीट एसिमिलेशन इनटू द वेस्टर्न कल्चर, मतलब कि गिव हिज ऑल टू द वेस्ट, के अब्जॉर्व कर लेना वेस्ट को अपने अंदर, कि वेस्ट के बनाए हुए सिस्टम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, वेस्ट की लैंग्वेज को अच्छा समझना, वेस्ट के ड्रेसेस को अच्छा समझना, ये होता है एसिमिलेशन इनटू द वेस्टर्न कल्चर। द सेकंड क्या है जी? रिजेक्शन। द सेकंड इज़ द रिमेम्बरेंस और रिकग्नाइजेशन ऑफ द पास्ट, हिज चाइल्डहुड, द कल्चर टोन अपार्ट बाय इम्पेरियलिज्म। मतलब क्या हुआ जी? सेकंड वाले पॉइंट में आ जाती है रिमेम्बरेंस एंड रिकग्नाइजेशन, के अपने चाइल्डहुड को रिमेंबर करना और रिकग्नाइज करना कि हमारा कल्चर उस टाइम पर क्या था, इम्पेरियलिज्म से पहले, और अब हम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस चीज़ को कहते हैं जी रिजेक्शन या फिर रिमेम्बरेंस और रिकग्नाइजेशन। और थर्ड वाला हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है? रेवोल्यूशन। इसमें रेवोल्यूशन किस तरह से आती है? फ्रॉम द रिमेम्बरेंस विल ब्रिंग अ हेटर्ड एंड एंगर इन द नेटिव इंटेलेक्चुअल। ये जो रिमेम्बरेंस और रिकग्नाइजेशन है ना, इसकी वजह से इंसान के अंदर आ जाता है हेटर्ड और एंगर। किसके अंदर? नेटिव इंटेलेक्चुअल के अंदर। क्यों आ जाता है? कि उसको पता लग जाता है कि हमारा तो कल्चर कोई और था, हमारी आइडेंटिटी कोई और थी, हमारी लैंग्वेज कोई और थी। ये जो कॉलोनाइजर्स आए हैं, इन्होंने आकर हमारा सब कुछ चेंज कर दिया। तो जब ये एंगर आ जाता है उसके अंदर, दिस एंगर विल ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द थर्ड फेज इन विच द नेटिव इंटेलेक्चुअल बिकम द अवेकनर ऑफ द पीपल। ठीक है, तब वो जागता है, अवेक होता है, और इसके जागने की वजह से जो चीज़ नमूदार होती है वो है रेवोल्यूशन। होप्सो कि आपको ये 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे। फर्स्ट इज एसिमिलेशन, द सेकेंड इज रिजेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेवोल्यूशन। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट बताते हैं कि फ्रांस फैनन क्या सोचता था। द लैंग्वेज ही यूजेस इज़ ट्रेडिशनली मैस्कुलाइन, कि जो भी उसने अपने वर्क में, इंटायर वर्क में जो लैंग्वेज यूज़ किया है वो मैस्कुलाइन है। अब मैस्कुलाइन तो आप सब जानते हैं कि मतलब जिसमें मेल आर्गूमेंट पे बात की जाए। ठीक है, उसने ये वाली लैंग्वेज यूज़ किया। ही डिस्क्राइब्स द वायलेंस एंड मस्कुलर पावर्स, मतलब क्या जी? उसने मस्कुलर पावर्स को यूज़ किया है कि बताने के लिए कि मैन जो है वो डोमिनेंट है। मैन की सारी बातों को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है और वायलेंस के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया हुआ है। ठीक है, कि वायलेंस के बगैर अगर हम लोग अपने जो है ना जगह को हासिल नहीं कर सकते, कि हम लोगों को अगर कॉलोनाइजर से अपनी कॉलोनाइजेशन को ख़त्म करवाना है तो हम लोगों को अगर वायलेंस का भी इस्तेमाल करना पड़े तो हमें कर लेना चाहिए।
ही ओनली रेफरेंसेस 3 वुमेन। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने सारे अपने इंटायर वर्क में जो है वो मैस्कुलाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है लैंग्वेज को, ठीक है। लेकिन वो 3 ऐसी वुमेन्स थी जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। अब वो कौन थी जी? सेट्सी डेनबरंगास नॉवेल्स नर्वस कंडीशन, ठीक है, जो उसका ये नावल था सेट्सी का, इलिस्ट्रेट डिफरेंस थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ माइग्रू एंड न्याशा। जो माइग्रू और न्याशा है ना, ठीक है, इसकी स्टोरी उसने अपने नावल कौन जी? सेट्सी ने अपने नावल नर्वस कंडीशन के अंदर एक्सप्लेन की हुई है कि एजुकेशन उसको किस तरह से दी जाती थी उस टाइम के लोगों को। उसने एजुकेशन को यहाँ पर अपना मेन जो है ना वो रोल बनाया है। किसने? फ्रांस फैनन ने, बताने के लिए कि अगर वुमेन्स को एजुकेशन दे दी जाए तो वो किस तरह से आगे चलेंगी। कि बोथ ऑफ दीज वुमेन्स वर एजुकेटेड एंड स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन द वेस्ट, ठीक है, एंड देयरफॉर हैव गेन्ड स्टेटस एज नेटिव इंटेलेक्चुअल्स। कि अगर वुमेन्स को एजुकेट कर दिया जाए तो वो भी एक अपना अलग मुकाम बना सकती हैं एज अ नेटिव इंटेलेक्चुअल। येट दे कैन नॉट हैव द सेम एक्सपीरियंस एज देयर हस्बैंड एंड फादर बिकॉज दे आर वुमेन, ठीक है। उनका सेम एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता कि जिस तरह उनके फादर्स का और उनके हस्बैंड का था, बिकॉज दे आर वुमेन, बट their experience and reactions showed that Fanon's native intellectuals become much more complex and unattainable when women are entered into the equation, ठीक है। कि उसका जो है क्या उसे कहते हैं, फ्रांस फैनन्स का नेटिव इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब जो एक वुमेन है वो एंटर्ड हो जाती है उसकी इक्वेशन के अंदर। कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हर जगह आदमी ही हो, ठीक है। उसने ये एक्सप्लेन किया है अपने नेटिव इंटेलेक्चुअल के अंदर कि नेटिव इंटेलेक्चुअल सिर्फ मैस्कुलाइन नहीं होती, फेमिनिन भी होती है। उसने इन 3 औरतों को अपने अफ्रीकन जो हैं लेडीज़ उनको बताते हुए बताया कि अगर वुमेन को भी एजुकेट कर दिया जाए तो वो भी इक्वेशन के अंदर पूरा उतर सकती है हमारे नेटिव इंटेलेक्चुअल की। ओके, अब एक था हमारा पॉइंट फ्रांस फैनन का नेटिव इंटेलेक्चुअल, एक था क्या जी? डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन क्या होता है? So, decolonization, the liberation of the nation and restoration of that nation to the people. सबसे पहले इस डेफिनेशन से पहले भी आपको एक बात बताती हूँ। मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर डीकोलोनाइजेशन के ऊपर बनाया है, आप वो सुन लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली डीकोलोनाइजेशन होता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि डीकोलोनाइजेशन क्या होता है। डी का मतलब होता है एंड कर देना, ब्रेक कर देना, ख़त्म कर देना। किसको ख़त्म करना है जी? हमने कोलोनाइजेशन को। कि कोलोनाइजेशन को ख़त्म कर देना क्या कहलाता है? डीकोलोनाइजेशन। कि डीकोलोनाइजेशन बिल्कुल किसके ऑपोजिट है? कोलोनाइजेशन के। कोलोनाइजेशन ये था कि जब जो था क्या उसे कहते हैं, ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर और उन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी थी और कहा था हम लोग सुपीरियर हैं, हम लोग सिविलाइज्ड हैं, हम लोग जो हैं हर तरह से जो ब्लैक्स को सिविलाइज करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने आकर यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज, हर चीज़ को बना लिया था। तो इसको क्या कहते हैं जी हम लोग? कॉलोनाइजेशन। के कॉलोनाइजर्स आए, उन्होंने आकर यहाँ के इंडिजिनस पीपल जो थे उनको कॉलोनाइज कर दिया। अब इस चीज़ को, इंडिजिनस पीपल को कॉलोनाइज करने को, ख़त्म करने के तरीक़ों को हम क्या कहते हैं? डीकोलोनाइजेशन। अब आपको इस बात की समझ आ जाएगी द लिबरेशन ऑफ द नेशन। कि नेशन क्या चाह रही है? लिबरेशन चाह रही है, आज़ादी चाह रही है। किससे जी? कॉलोनाइजर से। एंड रिस्टोरेशन ऑफ दैट नेशन टू द पीपल, और दोबारा से रिस्टोर करना चाह रही है अपनी नेशन को और उधर के लोगों को। अकॉर्डिंग टू फैनन ऑलवेज इन्वॉल्व वायलेंस। अब ये पॉइंट आपको कैसे क्लियर होगा कि डीकोलोनाइजेशन किस तरह से होगी, कि कॉलोनाइजेशन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जब तक हम पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास भी उतनी ही पावर है जितनी आपके पास है, हम भी इसी तरह से वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह आप लोग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम लोग अपने लिए डीकोलोनाइजेशन को हासिल कर सकते हैं और कोलोनाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं। डीकोलोनाइजेशन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ क्लोनाइज पीपल। जाहिर सी बात है कि क्लोनाइज पीपल के दिमाग के अंदर आएगी डीकोलोनाइजेशन, क्योंकि क्लोनाइज्ड पीपल यही सोचते हैं कि हमने क्लोनाइजर से किस तरह से छुटकारा हासिल करना है। तो वो छुटकारा हासिल करने के लिए उनके ज़हन में जो क्लोनाइजेशन को ख़त्म करने की सोच आती है उसको हम क्या कहेंगे? डीकोलोनाइजेशन। द मेन पर्पस ऑफ डीकोलोनाइजेशन इज़ टू क्रिएट द न्यू मैन। एक ऐसा नया आदमी, इंसान को बनाना है जो कि कोलोनाइजेशन से बिल्कुल पाक हो,
जिसके ऊपर कोई भी कॉलोनाइज़र ने कभी हुकूमत ना की हो, जो कि ज़हनी तौर पर भी कॉलोनाइज्ड ना हो, एंड डिसमेंटल द कॉलोनियल सिचुएशन, कि जो कॉलोनाइजर्स ने आके कॉलोनियल सिचुएशंस क्रिएट की थी उसको डिसमेंटल करना, उसको एंड करना, उसको ब्रेक करना, उसको ख़त्म करना, इसको क्या कहते हैं जी हम लोग? डी कॉलोनाइजेशन। तो फ्रांस फैनन ने हमारे पास क्या क्या एक्सप्लेन किया है? द नेटिव इंटेलेक्चुअल, और क्या एक्सप्लेन किया? डी कॉलोनाइजेशन। नेटिव इंटेलेक्चुअल के अंदर उसने 3 पॉइंट्स हमारे पास दिए हैं जी, एसिमिलेशन, रिजेक्शन और रेवोल्यूशन। एसिमिलेशन क्या है जी? वेस्टर्न कल्चर के साथ एसिमिलेट करना, कि ये कंसीडर करना कि गिव हिज ऑल टू द वेस्ट। और दूसरे में क्या आ जाता है कि रिमेंबर करना, अपने आप को रिकग्नाइज करना, अपने पास्ट को, कि हमारा कल्चर क्या था और अब हम लोग क्या कर रहे हैं। और थर्ड ये है कि अपने आप को अवेक करना, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए अपने लिए अलहदा मुल्क हासिल करने के लिए, मतलब अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए इन कॉलोनाइजर से। ठीक है। और डी कॉलोनाइजेशन आपको पता है कि कॉलोनाइजेशन को ख़त्म करने को हम कहेंगे डी कॉलोनाइजेशन। तो ये 2 टॉपिक्स आज हम लोगों ने क्लियर करे हैं फ्रांस फैनन के। होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हुई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।